नमस्कार मित्रों, मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को कोशिश करें अंत तक देखने का, तभी आपको इसका क्या है सब कुछ समझ, वीडियो में क्या सब है ये समझ में आ पाएगा। मैं तो आपको पहले भी गारंटी के साथ कह चुका हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है तो नहीं आने वाला है। खास करके जब मैं चैप्टर से संबंधित अभ्यास में जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप लोग अवश्य देखें क्योंकि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है उसमें पेज नंबर यानी कि अभ्यास के बीच में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको देखेंगे। अभ्यास के बीच का पेज नंबर 91 का पहला प्रश्न है, क्या डोबेनराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके बताइए। तो हाँ, डोबेनराइन के ट्रिक याद रखिएगा, बस आप डोबेनराइन और न्यूलैंड्स के अष्टक त्रिक में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ट्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक में भी पाए जाते हैं। ये सब जो है पोटेशियम के त्रिक ये न्यूलैंड्स के अष्टक में पाए जाते हैं। आगे दूसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, डोबेनराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो डोबेनराइन के वर्गीकरण की सीमाएं इस प्रकार है, केवल कुछ ही तत्वों को त्रिकोण के रूप में रखा जाता है। सभी के बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की औसत के बराबर नहीं था। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल 3 ही तत्व का वर्ग बनाया गया था। डोबेनराइन का आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखेंगे, आगे है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं इस प्रकार हैं, यह पाया गया कि केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत जो में इसमें देखा गया कि यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है तथा इसके बाद के 8वें तत्व का गुणधर्म पहले के तत्व से नहीं मिलता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, यानी असमान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उसको एक अलग खाके में रखा गया। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं, यानी जबकि अभी आप 112 के अप्रॉक्स कुछ तत्व हैं। ठीक है, तो इसने कल्पना की कि सिर्फ प्रकृति में 56 तत्व मौजूद है, याद रखिएगा आप लोग, तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। यानी इनके द्वारा कहा गया कि प्रकृति में जो है सिर्फ 56 तत्व मौजूद हैं और भविष्य में इसके अलावा कोई तत्व नहीं होगा। लेकिन बाद में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे हम लोग पेज नंबर 94 का क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 94 में पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। जैसे कि दिया हुआ है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र इस प्रकार हैं। जैसे कि प्रथम ग्रुप में आ जाएगा कैल्शियम, इसका हो जाएगा K2O, कार्बन का हो जाएगा CaO2, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपको, इसी प्रकार तीसरे ग्रुप में एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा AlO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद सियाल का हो जाएगा, चौथे ग्रुप में आएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। उसके बाद बोरोन का हो जाएगा बोरॉन ऑक्साइड। उसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उस आवर्त सारणी में जो तत्व अभी तक खोजे नहीं गए हैं तो उसके लिए उन्होंने स्थान छोड़ दिया था। तो उसके लिए जो उन्होंने स्थान छोड़ा था उसमें जो खाली स्थान में जो 2 तत्व मिला हुआ है, यानी कि कौन मेंडलीव के ने अपनी आवर्त सारणी के लिए जो छोड़ा था उसका नाम लिखिए। तो एक है एस्केडियम और दूसरा है जर्मेनियम। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि गैलियम
के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? तो याद रखिएगा, स्केडियम और जर्मेनियम। आगे देखेंगे तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न है, मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जो मापदंड अपनाया वह इस प्रकार है। मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं अब उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। इसमें यह भी देखा गया कि समान रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। अतः इस प्रकार मेंडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका मुख्य सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्मों एवं उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। यानी कि मेंडलिफ ने जो अपना आवर्त सारणी तैयार किया उसमें उसने मेन चीज़ ध्यान रखा तत्वों का गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण उसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान उसके गुणधर्म के आधार पर उन्होंने अपने आवर्त सारणी को बनाया। आगे देखिएगा, आगे आपका है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट नोबल गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया? आपके अनुसार, आप अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, उत्कृष्ट नोबल गैस को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इन गैसों के बारे में देर से पता चला तथा ये अक्रिय गैस हैं। याद रखिएगा, उत्कृष्ट नोबल गैस क्या है तो उसके बारे में देख लेंगे। तो नोबल गैस जो है, उत्कृष्ट नोबल गैस को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके बारे में देर से पता चला और ये अक्रिय गैस थे जिनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। इसीलिए बाद में इन गैसों के बारे में पता चला तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें एक नए समूह में रख लिया गया। यानी कि ये नए गैस थे जिसके बारे में कि पहले पता नहीं था, इसके लिए इसे अलग समूह में रखा गया और यह अक्रिय गैस है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है पेज नंबर 100 में। पेज नंबर 100 का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलिफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के माध्यम से मेंडलिफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसके विसंगतियों को किस प्रकार दूर किया गया? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म तथा उसके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं जिनके मेंडलिफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया, जो कि इस प्रकार है। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार माना गया कि तत्वों के गुण उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस प्रकार कोबाल्ट एवं निकेल जैसे तत्वों को उचित स्थान पर रखा गया जिनके गुण एक समान हैं। समझ में आ गया? यानी कि गुण के आधार पर वो अलग अलग थे तो फिर उसको क्या किया गया, एक समान स्थान पर रखा गया। इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को वर्गीकृत किया गया। यानी समान गुण वाले तत्व जो थे उसको वर्गीकृत करके एक स्थान पर रखा गया। इससे असंगत तत्वों के एक ही ग्रुप में पाए जाने की समस्याओं का समाधान हो गया। यानी कि जो समान गुण वाले तत्व थे उसको एक जगह रखा गया और इससे क्या हुआ कि असंगत गुण वाले तत्व अलग हो गए। नई आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान देने की समस्याएं खत्म हो गई। उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय उसकी सक्रियता के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में उचित स्थान दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम किस तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। मैग्नीशियम की तरह जो है दो तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्व का नाम लिखना है। आपके चयन का आधार है, आपके चयन का, यानी कि ये जो तत्व आप जो चयन कर रहे हैं इसका आधार क्या है। तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले दो तत्वों के नाम है कैल्शियम और बेरियम। इसमें जो है उपरोक्त दोनों तत्व जो है एक ही ग्रुप से संबंधित हैं। सभी तत्वों की संयोजकता जो है 2 है। सभी तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र जो है RO है और सभी का हाइड्रोक्साइड RH2 है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका
कि नाम बताइए, जो तत्व दिए हैं उनके नाम बताना है, इनके नाम बताइए। 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 3 तत्वों के नाम इस प्रकार हैं जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, उसमें हो जाएगा आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, यानी कि जिसका बाहरी कोश पूर्ण रूपेण भरा हुआ रहता है, वो हो जाएगा हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? देखिए, इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है। सभी एक परमाणुविक तत्व है। सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी धातु है। सभी के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का सूत्र RO2 और RH होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है। हीलियम क्या है? एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इसके परमाणुओं में कोई समानता नहीं है। इसका लिखना है क्या कारण है। तो देखिए, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है। इनके बाहरी कक्ष पूर्ण भरे हुए हैं, यानी कि इनका बाहरी कक्ष जो है ये पूरा भरा हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन जो है वो अभिक्रियाशील, उसकी अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्यों कम है? तो इन तत्वों के परमाणुओं में असमानता है। इसके बाहरी कक्ष पूर्णतः भरे हुए हैं। परमाणुओं में असमानता के कारण यह गुण में अंतर है। उसके कारण यह है कि उसका कक्ष जो है पूर्ण रूपेण भरा हुआ है। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले जो 10 तत्वों का जो समूह है, उसमें 2 धातु है, वो है लिथियम और बेरिलियम। आगे छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में इसके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता, यानी कि इसमें कौन से तत्व हैं जिसमें कि अधिक धात्विक लक्ष्य है? तो वो है बेरिलियम। बेरिलियम क्योंकि दिए गए तत्वों के बीच बेरिलियम आवर्त सारणी में अत्यधिक बाईं ओर स्थित है। याद रखिएगा, अत्यधिक बाईं ओर जो तत्व स्थित है उसमें धात्विक गुण अधिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर एक नए वीडियो हम इसका अभ्यास का बीच का ये प्रश्न उत्तर था, अभ्यास से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर होगा उसका हम करवा के एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसको अधिक से अधिक याद करके अपने शब्दों में उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। और आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।